आज हम लोग इस क्लास में बात करने वाले हैं जीओसी के बारे में, और हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे इसमें उसको पहले देखेंगे। ठीक है, हम लोग क्या क्या कंटेंट इसमें इन्वॉल्व करेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट चालू होता है हमारा हेलो हेलो, मेरी आवाज़ आ रही थी? जी सर। सर यस। हाँ चलो ठीक है, डिस्कनेक्ट हो गया था। हम लोग आज स्टार्ट कर चुके हैं व्याख्याता स्क्रीन रसायन ना। स्क्रीन हम्म, स्क्रीन नहीं दिख रही है सर। ओके ओके ओके। ये ठीक दिख रहा है? यस सर, तो कर रहे हैं जी सर। हाँ व्याख्याता रसायन स्टार्ट कर चुके। ठीक है, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज 11 का चैप्टर है, और 11 के चैप्टर में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जीओसी। ठीक है, तो जीओसी में हम लोग कहाँ कहाँ क्या क्या कवर करेंगे उसको थोड़ा सा बता देता हूँ। सबसे पहले तो हम लोग ये देख लेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड होती क्या है, उसमें देख लेंगे। सब ओवरव्यू देखेंगे तो हम लोग डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन। देन सेकेंड हम लोग बात कर लेंगे हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। लिखते जाओ आप लोग, सब लोग। हाइब्रिडाइजेशन जैसे ही होगा, हाइब्रिडाइजेशन से क्वेश्चन आ चुका है पिछले ईयर ना, एकदम ओवरव्यू करके हाइब्रिडाइजेशन से क्वेश्चन आ चुका है। और उसके बाद डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पढ़ा दूंगा। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पढ़ेंगे। यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया है तो उसके बावजूद हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के जस्ट ख़त्म होने के बाद हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हो जाएगी। इसके बाद हम लोग बात कर लेंगे एक तरह से इफ़ेक्ट की। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल पहले पढ़ लेंगे, फ्यूज़न पढ़ेंगे पहले। सबसे पहले फ्यूज़न पढ़ा देंगे। फ्यूज़न पढ़ने से हमारा एकदम दिमाग चलना चालू हो जाएगा कि हाँ यार फ्यूज़न होती है। और फ्यूज़न में हम लोग दो चीज़ें पढ़ेंगे, होमोलिटिक फ्यूज़न और हेटेरोलिटिक फ्यूज़न। होमोलिटिक का मतलब होता है समास विखंडन, होमोलिटिक फ्यूज़न जिसको हम लोग बोलते हैं समांस विखंडन, है ना। समास विखंडन पढ़ेंगे। और उसके बाद हेटेरोलिटिक पढ़ेंगे, ठीक है, हेटेरोलिटिक फ्यूज़न जिसको हम बोलते हैं विस्मास विखंडन। ठीक है, विस्मास विखंडन देख लेना, विस्मास विखंडन। क्लियर है? ये ओवरव्यू रहेगा, अच्छा से जान जाएंगे आप लोग विस्मास विखंडन। ठीक है, और आगे चलेंगे। विस्मास विखंडन के बाद यहाँ से जो एक की पॉइंट निकल के आती है, जब ये समास विखंडन विस्मास विखंडन पढ़ते हैं तो एक आती है दूसरा रिजेंट। अब ये रिजेंट थोड़ा सा छोटा सा देखते हैं। इसमें हम लोग बोलते हैं दो तरह का,
इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक और इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी अभिकर्मक। इलेक्ट्रोफाइल पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोफाइल, और उसके बाद पढ़ेंगे न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक और एक नाभिक स्नेही अभिकर्मक। इसको जस्ट पढ़ लोगे ना आप लोग तो ओवर भी क्या मिलेगा आपको। इसके बाद आप लोग इंटरमीडिएट पढ़ना चालू कर दोगे, या इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन, इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन, ये इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन, ठीक है, विस्थापन। और इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन के बाद इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन आएंगे। इसमें परमानेंट डिस्प्लेसमेंट आएगा, है ना, और टेम्परेरी भी आएगा। और इसी में आप लोग जो है ना पढ़ेंगे क्या क्या, इसमें पढ़ेंगे आप लोग इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं प्रेरणिक प्रभाव, ठीक, प्रेरणिक प्रभाव, इसको पढ़ेंगे हम लोग। यस सर। यस सर। सबको दिख रहा है जी? यस सर। हाँ, इंडक्टिव इफेक्ट। हाँ, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मेसोमेरिक इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट। मैं आज पहली बार इसको लिखा रहा हूँ, अगली बार नहीं लिखाऊंगा, ऐसा सीधा छाप के ला दूंगा, मेसोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ लेंगे अनुनाद प्रभाव, रेजोनेंस, रेजोनेंस, रेजोनेंस को देखेंगे, ये जीओसी का पार्ट है ना। रेजोनेंस के बाद हाइपर कंजुगेशन देख लेंगे, हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन। और हाइपर कंजुगेशन को बोलते हैं अति संयुग्मन। क्या बोलते हैं? अति संयुग्मन, अति संयुग्मन, ठीक है। ये सब पढ़ना पड़ेगा। अति संयुग्मन हो जाएगा फिर, और टेम्पररी इफेक्ट को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतने में हो जाएगा, ठीक है जी। यस सर। क्लियर है? यस सर। मेरी बात सुन रहे हैं आप लोग? हाँ, यस सर। ठीक है। ये वाला पार्ट जो है ना सबसे की पॉइंट रहेगा। आपसे यहाँ से क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन बनता है यहाँ से। जीओसी बहुत बड़ा पार्ट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो जैसे ही हमारा ये इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव ख़त्म होगा, हम लोग पढ़ लेंगे इंटरमीडिएट, ठीक है। इंटरमीडिएट को हम मध्यवर्ती बोलते हैं। तो अगला जो टॉपिक आएगा आपका आएगा इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट देखो, नेट के दायरे से पढ़ते हैं तो बहुत बड़ा होता है इंटरमीडिएट, लेकिन अपन इतना जान लेंगे कि इंटरमीडिएट या मध्यवर्ती जिसको बोलते हैं हम लोग, मध्यवर्ती, इसको पढ़ने वाले हैं, ठीक है। मध्यवर्ती में आप लोग, ये पैटर्न है, मैं आप लोगों को एक चीज़ सिखा भी रहा हूँ कि आप लोगों को ऐसे मतलब जानकारी रखना भी ज़रूरी है। इसमें सबसे पहले कार्बोकेटाइन देख लीजिएगा, कार्बोकेटाइन, ठीक है। दूसरा कार्बोएनाइन, कार्बो एन आयन। कार्बोएनाइन के बाद फ्री रेडिकल पढ़ सकते हैं आप लोग, फ्री रेडिकल को हम लोग देख लेंगे, ठीक है। सुना चाहिए आप लोग, फ्री रेडिकल, मुक्त मूलक जिसको बोलते हैं, फ्री रेडिकल, इसको मुक्त मूलक, मुक्त मूलक, मुक्त मूलक। देन हम लोग पढ़ लेंगे कार्बिन, कार्बिन पढ़ लेंगे। कार्बिन के जस्ट बाद नाइट्रीन, है ना, नाइट्रीन, नाइट्रीन देख लेंगे। देन हम लोग छठवा देख लेंगे बेंजाइन, और बेंजाइन से क्वेश्चन पूछता है, यस सर। बेंजाइन, ठीक है। कार्बिन देख लेंगे, नाइट्रीन देख लेंगे, फिर बेंजाइन देख लेंगे। क्लियर? अपन 11th 12th का लेवल का देख रहे हैं, इसलिए तो इसको हम लोग बहुत सारे और देख सकते थे, यहीं से हो जाएगा। देन अपन क्या करेंगे,
बेंजाइन वेंजाइन देख लेंगे ना, तो अपन थोड़ा सा मैं अपने तरीके से पढ़ाऊँगा, जीओसी वाला पार्ट चलते जाएगा। तो यहाँ पे अपन आइसोमर पढ़ लेंगे, पहले आइसोमर्स पढ़ लेंगे। आइसोमर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोमर ही बोलते हैं या कुछ और बोलते हैं? आइसोमर देख लेंगे। उसमें दो तरीके का आइसोमर पढ़ेंगे हम लोग, एक पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर और एक पढ़ेंगे स्टीरियो आइसोमर। तो ये थोड़ा सा लंबा चलेगा, इसमें अच्छा खासा टाइम लगेगा, है ना। तो ये आइसोमर वाला पार्ट रहेगा और इसमें आइसो पर से एक क्वेश्चन आता ही आता है, ये डन है, आइसोमर का एक क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। इसमें स्ट्रक्चरल आइसोमर पढ़ेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमर और एक पढ़ेंगे हम लोग स्टीरियो आइसोमर। स्ट्रक्चरल मतलब होता है संरचनात्मक समावयवता और स्टीरियो मतलब होता है त्रिविम समावयवता, है ना। संरचनात्मक समावयवता पढ़ोगे और पढ़ोगे त्रिविम समावयवता। ये पैटर्न है, इसको हम लोग फॉलो करते जाएंगे तो बहुत जल्दी समझ आएगा आपको। ये स्टीरियो को देखोगे तो मैं उस समय और क्लासीफाई करूँगा, फिर टाइम टेकन नहीं लूँगा। यहाँ पे भी आप लोग अलग अलग कैटेगरी पढ़ोगे, है ना। उसके कैटेगरी को और डिवाइड करेंगे हम लोग, त्रिविम समावयवता को पढ़ेंगे। RS नॉमेनक्लेचर भी इसी में पढ़ेंगे थोड़ा सा, ठीक है जी। RS नॉमेनक्लेचर भी इसी में आएगा। अब RS नॉमेनक्लेचर हो जाएगा, इसके बाद हम क्या करेंगे, ये ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद ये वाला पार्ट ख़त्म होगा जैसे ही। अच्छा, इसमें नॉमेनक्लेचर भी पढ़ लेंगे हम लोग, नॉमेनक्लेचर तो बहुत बड़ा चैप्टर हो जाएगा नॉमेनक्लेचर, ठीक है। नॉमेनक्लेचर हो सके तो ऊपर तरफ पढ़ लेंगे या नीचे तरफ पढ़ लेंगे, वो दोनों में से किसी भी को कर सकते हैं। नॉमेनक्लेचर इसी में आ जाएगा। मेटामेरिज्म वगैरह पूरा, ये आइसोमेरिज्म वगैरह पूरा चैप्टर चलेगा, ठीक। और इनांशोमर, टाइटोमर सब इसी में आ जाएगा। स्टोरियो, नंबर ऑफ स्टोरियो आइसोमर वगैरह कैसे बनता है थोड़ा सा। और इसमें जब आइसोमर पढ़ाते रहेंगे ना, तो इसी समय आप लोगों को थोड़ा सा आप लोगों को प्रोजेक्शन फार्मूला भी सिखा देंगे। इसी के अंदर में प्रोजेक्शन फार्मूला कई लोगों को आता है, कई लोगों को नहीं आता है, तो प्रोजेक्शन फार्मूला इसी में सिखा देंगे। प्रोजेक्शन फार्मूला में क्या क्या आता है, जैसे आप लोग सुने होंगे, एक आता है आपका सोहार्स प्रोजेक्शन, है ना। सोहार्स प्रोजेक्शन जनरली बहुत लोग छोड़ देते हैं। उसके बाद न्यूमैन प्रोजेक्शन पढ़ेंगे, जैसे 3D में किसी मॉलिक्यूल को देखना रहता है तो कैसे देखते हैं, न्यूमैन प्रोजेक्शन देख लेंगे। और एक देख लेंगे फ्लाइंग वेज, ठीक है, फ्लाइंग वेज प्रेजेंटेशन देखेंगे। और फ्लाइंग वेज प्रेजेंटेशन के बाद एक आता है फीसर प्रोजेक्शन। फीसर प्रोजेक्शन भी इसी का पार्ट है। फीसर फॉर्मूला इसको देखना पड़ेगा इसमें, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी के बेस पे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो यहीं पे हमको प्रोजेक्शन फार्मूला भी देखना पड़ेगा, है ना। जब हम लोग इफेक्ट पढ़ेंगे ना, तो यहीं पे हम लोग एसिडिटी, बेसिसिटी सब इसी के अंदर पढ़ेंगे। ये जो हम लिखे हैं यहाँ पे, कहाँ लिखे हैं, कार्बन नाइट्रीन हो गया, आइसोमर, ये जो ऊपर मैंने लिखाया था ये आइसोमर, इसमें बहुत सारी चीज़ें आएंगी, एसिडिटी, बेसिसिटी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन, फ्री रेडिकल अरेंजमेंट। तो ये बहुत बड़ा, बहुत अच्छा पार्ट हो जाएगा आपके लिए, है ना। और इसको जब पढ़ते रहेंगे ना, तो इसी के दरमियान हम लोग आपको हकल रूल वगैरह भी बता देंगे। इसी के दरमियान मतलब एरोमेटिसिटी वगैरह क्या होती है, इसी के दरमियान पढ़ाएंगे आपको हकल रूल, है ना। हकल रूल आप एरोमेटिसिटी, एंटी एरोमेटिसिटी इसी में जानेंगे। तो आप लोग ये सोच के चलिएगा कि आपको केवल छोटा मोटा चीज़ नहीं पढ़ना है, इसमें बहुत सारी चीज़ों को इन्वॉल्व करके पढ़ना है ना। ठीक है जी, मेरी बातें समझ आ रहा है आप लोगों को? हाँ, तो ये चैप्टर सबसे लॉन्गेस्ट चैप्टर है, ये सबसे लॉन्गेस्ट चैप्टर।
अच्छा, आप लोग बोलोगे कि इसी में हम लोग और कुछ रूल जैसे हैं मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ, तो हम इसमें नहीं पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग जब हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे तब उसमें मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये मैंने कुछ ओवरव्यू दे दिया है आप लोगों को। इस जीओसी वाले चैप्टर में यही पढ़ना है। क्लियर है? चलो स्टार्ट करें। आप सब लोग लिख लिए? हाँ, तो ये आपका ओवरव्यू है। ये 11 का चैप्टर ही ऐसा है और 11 में ऐसे क्वेश्चन है। ओके, तो अपन आ जाते हैं सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जनरेशन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से अब इसको क्लोज कर देता हूँ। मेन हमारा चैप्टर यहीं से चालू हो रहा है। जो कोई बच्चे थोड़ा सा लेट आए होंगे तो कोई बात नहीं, यहाँ से हमारा चालू हो रहा है स्टार्ट, ठीक है। तो यहीं पे लिख देता हूँ, यहाँ से चलो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ही हम लोग बोलते हैं जीओसी, ठीक है, जीओसी बोलते हैं। अब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपन एकदम ज़्यादा, देखो आप लोगों को कंपटीशन पढ़ाना चाह रहे हैं तो अपन एकदम हिस्ट्री नहीं बताते जाएंगे, बहुत ज़्यादा सारा चीज़ शेयर नहीं करेंगे, ठीक है। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी केमिस्ट्री, आप लोग सब लोग जानते हो, बहुत सारे रिसर्च हो रहे हैं। दुनिया की सारी केमिस्ट्री एक तरफ और फिर ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक तरफ। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब जनरेट हो रहा था, ठीक है, तो उस समय एक थ्योरी आई थी और ये मेरे ख्याल से बर्जलियस की थ्योरी सबसे पहली थी। बर्जलियस जो साइंटिस्ट था, ये हमारे केमिस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है बर्जलियस, और ये 1780 की बात है। इन्होंने बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक पर काम किया था, बहुत ज़्यादा। सबसे पहले ग्रीक का साइंटिस्ट था, इन्होंने एक थ्योरी दिया था और ये थ्योरी को पूछा जा सकता है आपको, वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी इसने दिया था, ठीक है, वाइटल फोर्स थ्योरी। और वाइटल फोर्स थ्योरी में उन्होंने कहा था, ठीक है, वाइटल फोर्स थ्योरी में कहा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नॉट बी सिंथेसाइज, ऑर्गेनिक कंपाउंड को बना ही नहीं सकते। और ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में बना सकते हैं ना कहीं बना सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड नेचुरल होती है, उन्होंने कहा था। और ऑर्गेनिक कंपाउंड को यदि सिंथेसाइज करना है तो हम सिंथेसाइज करेंगे तो जीव जंतुओं से करेंगे, या जीव जंतुओं के मरे हुए अवशेष से करेंगे, या पेड़ पौधों से करेंगे, या पेड़ पौधों के मरे हुए अवशेष से करेंगे। तो वाइटल फोर्स थ्योरी बहुत दिनों तक मान्य था, लगभग 50 सालों तक ये थ्योरी थी उस समय, ठीक है, वाइटल फोर्स थ्योरी, जिसमें ऑर्गेनिक के बहुत अच्छे रिएक्शन दिए गए थे, ठीक। तो वाइटल फोर्स थ्योरी, उनका कहना था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को बना ही नहीं सकते, ठीक है। तो उसके बाद लोग ध्यान ही नहीं देते थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर। अरे यार, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो साइंटिस्ट ने बोल दिया है, ऑर्गेनिक कंपाउंड तो हम सिंथेसाइज कर ही नहीं सकते, तो कोई ध्यान नहीं दे रहा था ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज करने के लिए। लेकिन एक साइंटिस्ट आया, ओल्हर नाम का साइंटिस्ट आया। ओल्हर नाम का पहला साइंटिस्ट था जिन्होंने एक दिन धोखे से लैब में, उनके पास अमोनियम साइनेट था और उस अमोनियम साइनेट को उन्होंने हीट किया। तो अमोनियम साइनेट को हीट किया ना, तो वहाँ से उन्होंने एक कंपाउंड को सिंथेसाइज कर लिया, अचानक वो कन्वर्ट हो गया, धोखा से कन्वर्ट हुआ समझो, और ये था यूरिया। तो यूरिया हमारा जो कंपाउंड है वो दुनिया का पहला कंपाउंड है जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, ये अमोनियम जो साइनेट है, ठीक है, अमोनियम जो साइनेट है हमारा क्या है, अमोनियम साइनेट, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये कैसा कंपाउंड है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है आपका, वो पहली बार जो यूरिया था उसमें कन्वर्ट हुआ और ये था ऑर्गेनिक। और अब जब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड बनी तो बोला गया था बर्जलियस के द्वारा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड तो बन ही नहीं सकता, बना नहीं सकते इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में पहला साइंटिस्ट था जिसने इस यूरिया को कन्वर्ट कर दिया। तो फिर एक क्रांति सी आ गई, ठीक है। तो ओल्हर नाम का पहला साइंटिस्ट था जिसने अमोनियम साइड से यूरिया बनाया। तो यूरिया वाज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द अमोनियम साइनेट, ठीक है, क्लियर।
ये था अमोनियम साइनेट। क्लियर? तो आप लोग तो सब लोग जानते हो आज ऑर्गेनिक कंपाउंड का बहुत बड़ा डिमांड है और ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत चलते आ रहा है। क्लियर है? अब उसके बाद में ऑर्गेनिक, ये जो हमारा कंपाउंड था ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसके बाद तो इसको बाद में वर्ड डिस्कवर हुई तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को अलग अलग तरीके से हम लोग सिंथेसाइज करना चालू कर दिए और ऑर्गेनिक कंपाउंड को अलग अलग तरीके से बांट दिया गया। ऑर्गेनिक कंपाउंड को बांटे तो सबसे पहला जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो क्लासिफिकेशन था वो था आपका, क्या था? एक था आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, सैचुरेटेड सबसे पहले किया गया था, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एक था अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अच्छा, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन थी उसमें यही बोला गया था कि कार्बन कार्बन जो चेन होती है उसमें कार्बन और कार्बन के बीच ओनली सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, और अनसैचुरेटेड कार्बन में उन्होंने बोला था कि इसमें दो तरह की पॉसिबिलिटी है, कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड भी हो सकता है और कार्बन के बीच आपका ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, तो हम उसको अनसैचुरेटेड बोलेंगे। हम कार्बन कार्बन की बात की करते हैं, हम ऑक्सीजन डबल बॉन्ड O की बात नहीं करते हैं, याद रखिएगा, केवल इतनी सी बात याद रखना है। ठीक है, सुन रहे हो जी? क्लियर है? तो एग्जाम्पल में हम यदि बात करें तो एग्जाम्पल में सब लोग जानते हो कि एथेन मेथेन प्रोपेन सब होता है, उसमें ये आ जाता है, एल्केन आ जाती है, इसको हम लोग बोलते हैं एल्केन, और आप लोग जानते हो ये एल्कीन होता है और ये होता है एल्काइन। बाद में इसको और क्लासीफाई किया गया है, हम लोग इतना ही देखते हैं। ठीक है, तो आपको इतना सारा नहीं बताना है, आपको एक चीज़ क्या बताना है उसको सुनो। आपको क्वेश्चन पेपर में क्या आता है? आपके क्वेश्चन पेपर में आएगा कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है। ठीक है, तो आपको मैं एकदम ओवरव्यू बता रहा हूँ। जो हमारा कार्बन है उसमें हम जब हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन संकरण की बात करते हैं हम लोग। तो संकरण की जब बात करते हैं तो सीधा सीधा क्या आता है कि हम बाय द वे हमारा कार्बन है, जैसे कार्बन यदि टेट्राहेड्रल बना के रखा है, ठीक है, तो उस कार्बन में होती है sp3 संकरण, सबको पता होगा sp3 संकरण। और हमारा कार्बन बाय द वे डबल बॉन्ड क्रिएट करके रखा है, एक साइड से डबल बॉन्ड क्रिएट करके रखा है, तो इस कार्बन में होती है sp2। और यदि हमारा कार्बन एक साइड से ट्रिपल बॉन्ड कंटेन करके रखा है, भले वो किसी से भी जुड़े रहे, ठीक है, तो ये होता है sp संकरण होती है। इसको गांठ बांध के पकड़ लो, इतना। कार्बन हमारा डबल बॉन्ड है तो sp2 होगा, और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो sp होगा। ठीक है, सबको पता है जी? क्लियर है? हो गया? ठीक, तो अपन एक क्वेश्चन बनाते हैं। हाँ, फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन प्रत्येक कार्बन, ठीक है, इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल जो नीचे दिए गए मॉलिक्यूल है उसमें सभी कार्बन का आप हाइब्रिडाइजेशन बताइए बोल रहा है। तो मैं आपको एकदम सिंपल बात कह रहा हूँ, ठीक है, आप लोग बताइएगा। सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, ठीक है। इसमें सब लोग जानते होंगे। आज का क्लास जो है ना बहुत सिंपल सा क्लास है, और जो जानता होगा उसके लिए बहुत ही सरल है, ठीक है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे ये जो कार्बन है वो सिंगल बॉन्ड बना के रखा है, सारे के सारे कार्बन हाइड्रोजन से जो कार्बन का जो हाइड्रोजन से बॉन्ड है वो सिंगल है, तो ये sp होगा sp3, ये होगा sp2 क्योंकि डबल बॉन्ड है, ये भी आपका हो जाएगा sp2 और ये हो जाएगा sp3, ठीक है। तो आपको नंबरिंग दिया जाएगा, तो आपको क्वेश्चन ऐसे पूछता है
अब इसमें से एक क्वेश्चन आया था जी, क्वेश्चन आया था, उसको सुनो, बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन आया था और इस क्वेश्चन को सब लोग गलत किए थे। सब लोगों को लग रहा था कि क्वेश्चन हमारा सिंपल सा है। अभी तो चलो खैर मैं बता रहा हूँ, अभी एक सिंपल सा और एग्जांपल दे देते हैं, उसके बाद उस क्वेश्चन का जिक्र करूँगा जो PYQ में आया है ना। ये देखो बेंजीन है हमारा, बेंजीन है तो बेंजीन के ईच कार्बन में क्या होगा, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है। तो इस कार्बन में भी sp2 होगा, इस कार्बन में भी एक sp2 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 होगा, sp2 होगा और sp2 होगा। ठीक है, ये क्लियर है। अच्छा, अब जो क्वेश्चन आया था उसको चर्चा करने वाला हूँ आपको। जो क्वेश्चन आया था उसको, क्वेश्चन आया था एक्चुअल में दो तरह का मिश्रण था उसमें। एक क्वेश्चन जो था, जो मैं यहाँ पे 3rd नंबर में लिख देता हूँ, और CH2 था, डबल बॉन्ड CH, उसके बाद सिंगल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड CH। ये क्वेश्चन था आपका IMP क्वेश्चन, ये क्वेश्चन। ठीक है, इनमें पूछा गया था ऑप्शन नंबर 1 में 1 नंबर 2 नंबर, सॉरी ऐसा उसने ऐसा नहीं पूछा था। ठीक है, उसने ये पूछा था कि आपका जो कार्बन है, ठीक है, उसमें उसने ये नहीं पूछा था, इसने ये सीधा सीधा ये पूछा था, फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेकेंड एंड थर्ड कार्बन एटम, थर्ड कार्बन एटम। और यहाँ पे ऑप्शन दे दिया गया था sp2 sp और उसके बाद sp2 और CsP3 sp2 और D, ये दे दिया था आपको sp और sp2, सॉरी sp3। अब ये ध्यान से सुनो, ये सब लोग दिख रहा है सबको आपको, ये वेरी एमपी क्वेश्चन था और इसको सब लोग गलत किए थे। तो मैं आपको इसके लिए ट्रिक, इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है उसको सुनो। इसमें की पॉइंट ये था कि ये नॉमेनक्लेचर से क्वेश्चन था एक्चुअल में। ये किससे क्वेश्चन था? नॉमेनक्लेचर से। अब नॉमेनक्लेचर से कैसे बन गया ये क्वेश्चन? क्वेश्चन ये है कि हमारे पास जब डबल बॉन्ड हो, कौन सा बॉन्ड हो? डबल बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो और कौन सा बॉन्ड हो? ट्रिपल बॉन्ड। तो याद रखना डबल बॉन्ड को मोर प्रियॉरिटी देते हैं। किसको ज़्यादा प्रियॉरिटी देते हैं? डबल बॉन्ड को मोर प्रियॉरिटी देते हैं। ठीक है, तो डबल बॉन्ड को मोर प्रियॉरिटी देंगे तो क्या हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। तो आपका ये जो कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? अभी अभी तक पता नहीं था ना कौन सा कार्बन कौन है, क्योंकि ये सेकंड और थर्ड जरूर बोला था लेकिन उसने नंबरिंग नहीं किया था। तो ये sp2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? sp हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर कौन हो जाएगी जी? इसका करेक्ट आंसर कौन होगा? सर किस बेस पे देते हैं डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में प्रायोरिटी सेकंड को? इस बात क्या का कारण थोड़ा है? सा ध्यान रखिएगा क्योंकि इसने क्वेश्चन को थोड़ा सा पैटर्न को थोड़ा सा लेकर के बोला था। तो ये हो जाएगा पहला ऑप्शन। तो लोगों को ये होगा कि ये होगा ऑप्शन, इसी में घूम रहे थे, इसी और इसी में, ये दोनों को तो कट कर देते सीधा, इसी में घूमते बस। तो आपको डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में डबल बॉन्ड को ज़्यादा प्रियॉरिटी देते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, सर किस बेस पे देते हैं डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में प्रायोरिटी सेकंड को? सीधा क्या कारण है? IPSC का सीधा रूल है ये, है ना। IPSC का रूल कहता है कि इफ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड बोथ आर प्रेजेंट इन वन ऑफ द मॉलिक्यूल देन you will give the more priority to double bond over the triple bond। ठीक है, आप लोग उसको दोगे। क्लियर है? ये सबको समझ में आ गया? तो ये क्वेश्चन ये बन सकता है। उसके बाद आपको क्वेश्चन एक हाइब्रिडाइजेशन से यहाँ से तो और मुझे नहीं लगता कि क्वेश्चन बनाएगा। ये तो मैंने मेन क्वेश्चन जो था उसको लिखा दिया। उसके बाद 4th में आ जाता हूँ जो सबसे छोटे छोटे हैं। अच्छा, एक चीज़ और, आप लोग जब और पढ़ोगे तो लोकेलाइज्ड यदि कार्बन आयन है, जैसे CH3 है, CH2 है और CH2- है,
तो ये जो नेगेटिव चार्ज होता है उसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। जब हम लोग थोड़ा सा और पढ़ेंगे तो बताएंगे आपको। और आपका बाय द वे ऐसा CH2 कार्बन है, यहाँ पे फ्री रेडिकल है, तो ये फ्री रेडिकल वाले कार्बन में आपका sp2 होता है। क्या होता है? sp2 नॉन लोकेलाइज्ड में, ठीक है। और एक और बता दे रहता हूँ, आप लोग थोड़ा सा जाने रहो, इसको थोड़ा डिटेल तो बाद में करेंगे ही आपको। और 6 नंबर ये है कि आपके पास CH3 है, CH2 है और CH2 प्लस है, तो इसमें भी sp2 होता है, ठीक है। इसमें तो आपको पता है ये जो बाजू वाला दिख रहा है उसमें sp3 है, इसमें भी sp3 है, इसमें भी sp3 है, लेकिन इस वाले टर्मिनल में sp3 है जब नेगेटिव है तब। इसमें भी sp3, इसमें भी sp3 और इसमें sp2 हो गया, इसमें sp3, इसमें sp3 और इसमें sp2 हो गया। ये तब की बात है जब आपका कौन सा कंडीशन है? जब आपका लोकेलाइज्ड कंडीशन है, ठीक है। कौन सा कंडीशन है जी? लोकेलाइज्ड कंडीशन, ये ठीक है, ये लोकेलाइज्ड है। लोकेलाइज्ड का मतलब होता है एक ही जगह रहना। ये भी आपका लोकेलाइज्ड है, लोकेलाइज्ड, सब लोकेलाइज्ड है, ठीक है। लेकिन आपका डीलोकेलाइज्ड हो, ठीक, डीलोकेलाइज्ड हो तो उसमें रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है या सीधा सीधा। जैसे आपके पास CH3 है, CH2 है और C डबल बॉन्ड O है और यहाँ पर आप लोग लिख दिए हो CH2 माइनस, ऐसा, तो ये रेजोनेंस में जाएगा। ये कहाँ जाएगा? रेजोनेंस में जाएगा। और जब कोई रेजोनेंस में जाता है तो उस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 हो जाता है। उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाता है? sp2 हो जाता है। तो इस कार्बन में आप लोग याद रखिएगा, इस कार्बन का भी sp2 होगा, इस वाला कार्बन का भी sp2 मैंने बता दिया है, इसका sp3 होगा, इसका sp3 होगा, ठीक है, जब आपका रेजोनेंस में है तब। क्लियर है क्या? ठीक है जी। इसके इन बिटवीन आप लोग और कर सकते हैं, जैसे आपके पास है, अब मैं तो अभी कार्बो एनायन बोला, कार्बोकेटायन भी कभी कभी रेजोनेंस में चला जाता है ना, तो वहाँ पे भी आपका जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 और CH2 नहीं CH, और यहाँ पे हो गया CH2। क्लियर? ऐसा नहीं, ये तो sp2 ही रहेगा, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्लियर? ये तो sp2 ही रहेगा, रेजोनेंस में भी रहेगा तो sp2 ही रहेगा, ये इसका दिक्कत नहीं है। एनायन का दिक्कत होता है, एनायन का दिक्कत होता है, ठीक है जी। केटायन का दिक्कत नहीं होता, किसका दिक्कत होता है? एनायन का। क्लियर है? 9 नंबर आपका, यदि आपका कार्बन रेजोनेंस में है, जैसे आप लोग ऐसे लिख दिए हो, ऐसा, ऐसा और ऐसा, तो ये कार्बन जो है आपका sp2 रहता है, sp3 नहीं होता बल्कि sp2 हो जाता है, क्योंकि ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है। क्लियर है जी? रेजोनेंस में क्या करता है? पार्टिसिपेट करता है, इसलिए वो आपका ये हो जाता है डीलोकेलाइज्ड बोल सकते हैं इसको। इसको क्या बोल सकते हैं? डीलोकेलाइज्ड, डीलोकेलाइज्ड, डीलोकेलाइज्ड। क्लियर है? ये लोकेलाइज्ड है, डीलोकेलाइज्ड मतलब रेजोनेंस में, विस्थापनीकृत जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। हो गया क्लियर? हुआ कि नहीं हुआ? हाँ हाँ। अब बाय द वे आप लोग एक और लिख रहे हैं क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन और डिस्कस कर देता हूँ। जैसे 9 नंबर है तो CH2 CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, इसको सैचुरेटेड बोलेंगे कि अनसैचुरेटेड बोलेंगे? तो इसको याद रखना, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं है, तो ये सैचुरेटेड की कंडीशन में आएगा, इसको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलोगे, याद रखिएगा। कार्बन कार्बन की बात करते हैं, कार्बन और हेट्रो एटम की बात नहीं करते हैं, समझ में आ गया? हम लोग जब भी बात करेंगे तो किसकी बात करेंगे? कार्बन और कार्बन की, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आएगा। यदि CH2 और NH कर दिया मैंने, बाय द वे चलो ठीक है, N और यहाँ से मैं डबल बॉन्ड कर दिया N, या कार्बन कर दिया कार्बन CH, या नहीं ऐसा करते हैं हम लोग, डबल बॉन्ड हो गया, ये हो गया और CH3 कर दिया, तो ये भी सैचुरेटेड में आएगा।
ये भी किस में आएगा, सैचुरेटेड में आएगा। नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड जरूर है लेकिन कार्बन में नहीं है, ठीक है, कार्बन में नहीं है। क्लियर है जी, हो गया। हेलो, हाँ, तो ये बातें हो गई आपकी। अब आ जाते हैं हम लोग एक और, जो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को पूछता नहीं है तो इसमें मैं डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन से आज तक क्वेश्चन नहीं बना है, ठीक है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को हम इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं। अब हम लोग आ जाते हैं सीधा सीधा एक बात में, आज आपको थोड़ा सा ओवरव्यू बता देते हैं। ये हाइब्रिडाइजेशन मैंने सिखा दिया। हाइब्रिडाइजेशन के बाद हम लोग चालू करते हैं सबसे पहले नॉमेनक्लेचर में ही आएंगे। नॉमेनक्लेचर पहले पढ़ा गए हैं जी, नॉमेनक्लेचर, ठीक है। नॉमेनक्लेचर में आप लोग सब लोग जानते होंगे। नॉमेनक्लेचर में आपको मेन चीज़ पूछा जाता है, एल्केन से ही पूछा जाता है। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और फंक्शनल ग्रुप से पूछा जाता है। तो सबसे पहले मैं जब आप लोगों को बताऊंगा तो यहाँ से हम लोग एक कैटेगरी बनाएंगे, एक कैटेगरी, और आप सबको पता होगा इसको हम 4 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। एक बात करेंगे हम लोग सबसे पहले एल्केन, एल्केन है ना, और उसके बाद हम बात करते हैं एल्कीन, और देन एल्काइन बात करेंगे, सॉरी एल्किल बात कर देते हैं। हाइड्रोकार्बन में ये ग्रुप है एक्चुअल में, एल्काइल एक ग्रुप है, एल्काइल। फिर हम बात करेंगे एल्कीन, देन हम लोग बात करेंगे एल्काइन, एल्काइन। ये एल्किल इज़ द वन ऑफ द ग्रुप है, ये ग्रुप है, ठीक है। तो आप लोगों को तो ये इसमें पूछा जाएगा। अभी थोड़ी देर बाद हम लोग जब डेप्थ में जाएंगे तब पता चलेगा कि क्वेश्चन कैसे बन पाएगा, ठीक है। आईपीएससी का रूल भी वहाँ पे डालेंगे, तो मैं आप लोगों का प्रॉपर नोट्स भी बने ऐसा सोच रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से एल्केन जो है आपका ये होता है CnH2n+2, और एल्काइल होता है Cn, है ना, CnH2n+1, फिर CnH2n, देन CnH2n-2। ये होता है आपका फॉर्मूला। इस फार्मूले को आपको याद रखना चाहिए। देखो कभी कभार क्या होता है हमारे एग्ज़ाम में, हम बहुत सिंपल से क्वेश्चन को भी गलत करके आते हैं, बहुत सिंपल से, क्या पता यही गलत हो जाए, ऐसा भी हो जाता है एकदम जल्दीबाजी में, ठीक है। तो ये तो खैर सिंपल वाली बात हो गई। अब आते हैं हम लोग इसके फॉर्मूला में। आओगे तो सबको पता है हम लोग n अलग अलग डाटा रखते हैं। इसमें n=1 से स्टार्ट करते हैं, 2 होता है, डेट डेज जाता है। इसमें भी n=1 से ऐसा स्टार्ट होता है, डेट डेज जाता है ना। इसमें n=2 से स्टार्ट करते हैं ताकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बन सके। 2, 3 ये अलग अलग डेटा चलती है इसमें, ठीक है। ऐसा n= इसको भी 2 से स्टार्ट करते हैं ताकि हमारा कंप्लीट हाइड्रोकार्बन बन सके। क्लियर? ये अब आप सबको थोड़ा सा पता होगा मैं यहाँ पे मेन मुद्दा क्या बात करने वाला हूँ। सबको पता है कि हम कार्बन C1, C2, C3 से स्टार्ट करते हैं, और मीथेन, एथेन, प्रोपेन सब जग जानते होंगे। एक कार्बन रखोगे तो आप लोगों का सबसे पहले क्या बनेगा वो तो आप लोगों को पता होगा, CH4 बनेगा। n=1 रखोगे तो है नहीं, इसको तो आप लोग जानते हो, मेथेन ही बोलते हैं। तो 2-3 को लिख ले रहा हूँ, मैं पूरा नहीं लिखने के लिए बोलूँगा क्योंकि ये एकदम ही सिंपल है, ठीक है। 2 रखोगे तो यही हो जाएगा, ये 2 नंबर मेथेन हो जाएगा, फिर इथेन हो जाएगा, इथेन है ना। फिर दूसरा के बाद तीसरा C3H8 प्रोपेन बोलते हैं, मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट। क्लियर? ये ब्यूटेन। अभी मैं थोड़ा सा डेप्थ में ले जाऊंगा आपको। ब्यूटेन, अरे सॉरी इसमें हम लिख लेंगे C4H10, तो ये हो जाएगा ब्यूटेन, है ना, ब्यूटेन हो जाएगा। ये हो जाएगा 5 प्रोपेन, पेंटेन हो जाएगा, ये पेंटेन। क्लियर? ऐसे ही इसमें मिथाइल इथाइल ग्रुप है जो सबसे तगड़ा वाला बात कहता है ये। जैसे आप लोग देखे होगे तो CH3 ऐसा रहेगा, उसको मिथाइल बोलते हो,
मिथाइल। और फिर C2H5 रहता है तो हम लोग बोलते हैं इथाइल। क्या बोलते हैं? इथाइल। फिर C3H7 रहता है तो उसको बोलते हैं प्रोपाइल। लेकिन यही प्रोपाइल जो है ना अलग अलग टर्मिनोलॉजी बनाती है, जिसको मैं अभी नीचे डिस्कस करने वाला हूँ आपको, ठीक है। क्योंकि आपका ब्रांचेस भी बन सकता है और लीनियर भी हो सकता है, लीनियरिटी हो सकता है। जैसे अभी जैसे वाली बात को हम लोग थोड़ी देर बात करेंगे। इसको तो ब्यूटाइल बोलेंगे, ब्यूटाइल, ठीक। और पेंटाइल हो जाएगा, इसको पेंटाइल बोल सकते हो आप। C5H11 पेंटाइल, पेंटाइल। अब बोलोगे इंग्लिश में ज़्यादा हो रहा है, तो इंग्लिश और हिंदी दोनों आता है पेपर में, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना? ठीक है जी। तो ये हो जाएगा आपका इधर साइड, यहाँ से। अब आप तो चालू करिए हो, आप लोगों को पता है 2 कार्बन का नेसेसरी होना ज़रूरी है डबल बॉन्ड में, या वो कोई हेटेरोएटम होना ज़रूरी है। तो आप C2H4 लिखते हो, जिसको आप लोग बोलते हो एथीन, क्योंकि इसमें इन वर्ड लगाते हैं, ठीक है। इसमें इन लगते हैं और इसमें आइन लगता है, और इसमें लगता है एन, और इसमें लगता है इल लगता है, बस इल, ऐसा, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका मेथिन, एथीन हो जाएगा, एथीन बोलेंगे। फिर C3 और H6 हो जाएगा प्रोपीन। ये सब जानते हैं आप लोग, उसके बावजूद भी हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। और C4H8 हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं ब्यूटीन, क्लियर, ब्यूटीन। और यहाँ से आगे देखें तो अपना क्या हो जाएगा, C5H10 हो जाएगा, और इसको बोलेंगे पेंटीन, क्लियर। ये अब इसको तो मुझे लगता है कि आप आसानी से बना देंगे। एथाइन हो जाएगा, प्रोपाइन हो जाएगा। लेकिन ये हम नोमेनक्लेचर में भी देखने वाले हैं, ठीक है। C2H2 एथाइन हो जाएगा, ये इथाइन, देन प्रोपाइन। अपन 1-2 को लिख देते हैं, फिर क्लियर कर देते हैं यहाँ पे, ऐसा। आई एम ऑडिबल? सबको सुनाई दे रहा है जी? इथाइन, हाँ। C3, देखो इसमें बोर होने के चांसेस है थोड़ा सा। मैं अभी आप लोगों को एक रूट वर्ड बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ से बस इतना लिख लो। ये कितना हो जाएगा आपका 4 प्रोपाइन। मैं आगे नहीं चालू कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से अब सबको पता है। अब मैं जो बताने वाला था उस पर आता हूँ, जो आप लोगों को मेन मुद्दा क्या पूछता है उसको, और आपको इसको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, ठीक है। हम आते हैं नोमेनक्लेचर को करने के पहले एल्काइल ग्रुप, ठीक। यहाँ पे लिख लो नेम ऑफ एल्काइल ग्रुप, नेम ऑफ एल्काइल ग्रुप। ये आपका इम्पोर्टेंट है, जो आप लोग इतना तो जानते होगी, लेकिन एल्काइल ग्रुप को थोड़ा सा हम लोग ज़्यादा देखने वाले हैं, एल्काइल ग्रुप। और ये आप सबको जानना ज़रूरी है, ठीक है। ये वाला एल्काइल ग्रुप। अब एल्काइल ग्रुप में कुछ बातें तो मैंने बहुत सिंपल सा कर दिया है, लेकिन एल्काइल ग्रुप में क्या होती है सुनो। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इफ़ n = 1, और ये तो CnH2n+1 था, ऐसा। अब यहाँ से आपको सीखने वाली बात है ना, यहाँ तक तो आप लोग जानते थे, अब यहाँ से सीखने वाली बात है। इसको सब लोग पता होगा, मिथाइल बोलते हैं, मिथाइल। इफ़ n = 2 करेंगे तो दोनों आपको पता होगा C2H5। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक प्रोपाइल हो जाएगा, क्लियर। यहाँ से अब आता है इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, जिससे हम लोग को डिस्कशन करने वाले हैं, क्लियर। ये इसको थोड़ा सा ध्यान से देखे रहिएगा, क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा टफ की ओर ले जा रहा हूँ। ये हो जाएगा 7, जिसको हम बोलते हैं प्रोपाइल। अब बोलोगे सर ये क्या प्रोपाइल एक ही चीज़ होती है क्या? प्रोपाइल में 2 चीज़ें होती हैं। जब आप लोग नॉर्मल इसको चैन फॉर्म में लिखते हो तो इसको बोलते हैं नॉर्मल प्रोपाइल। क्या बोलते हो इसको? नॉर्मल प्रोपाइल। ये एम श्योर, इसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल प्रोपाइल।
एक मिनट ना जी, ठीक है जी। नॉर्मल प्रोफाइल क्लियर हो गया। नॉर्मल प्रोफाइल के बाद जो अब आते हैं हम लोग बेसिक। कभी कभी ये हम इसको ऐसा लिखते हैं CH3 और यहीं से क्लियर करिएगा आप लोग। इसको बोलते हैं आइसो प्रोफाइल, ठीक है, आइसो प्रोफाइल को बोलते हैं। अब यहाँ पे जब आइसो प्रोफाइल को लॉन्ग हाइड्रोकार्बन में चैन में करते हैं तो हम इसको देते हैं 1 नंबर, इसको देते हैं 2 नंबर। IPAC में यहीं पे हम फैल खा जाते हैं। इसका नाम लिखते हैं 1, इसके देखो 1 मेथिल है, ये वाला जो ग्रुप है वो मेथिल है, 1 मिथाइल, और इसको लिखेंगे इथाइल। ये जो मैं सर्कल बनाया हूँ उसको इथाइल लिखेंगे। और ये पूरा जो है ना आपका किस में लिखाएगा, जिस जगह पे जुड़ा होगा, 5वें नंबर में जुड़ा होगा तो 5वें नंबर यहाँ पे 5 लिखेंगे, यहाँ पे पोजीशन को लिखेंगे, ठीक है। एकदम ध्यान से सुनिएगा, ये इसका अभी हम यूज़ करेंगे वाले हैं अभी थोड़ी देर में। N=4 है आपके पास, तो आप लोग जानते हो इसका C4H9 होता है और इसको ब्यूटाइल बोले थे। अब ये ब्यूटाइल जो है ना आपका सेगमेंट देगा अलग अलग, क्या क्या सेगमेंट देगा उसको देखते हैं, ठीक है। ये सेगमेंट देगा आपको CH2 और CH3, ये इसको बोलेंगे नॉर्मल ब्यूटाइल। लेकिन यही आपका ब्रांच में हो जाए, ध्यान से समझिएगा, यही आपका ब्रांच में हो जाए। यहाँ पे CH3 लिख देता हूँ और यहाँ पे CH2 CH3, तो ये वाला जो है ऐसा, इसमें 3 कार्बन है, देखो 1 2 3। तो इसका IPAC इसको लिखेंगे 2 तरह का नंबर, इसको बोलते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल। क्या बोलते हैं इसको, सेकेंडरी ब्यूटाइल। इसका IPAC नाम हो जाएगा, फर्स्ट में आपका मेथिल है तो 1 मिथाइल और 3 कार्बन आपको लॉन्ग चेन में दिख रहा है तो ये हो जाएगा प्रोपाइल, 1 मिथाइल प्रोपाइल, ठीक है। 1 मिथाइल प्रोपाइल ये ब्रैकेट में जाएगा और ऐसे हम उस पोजीशन को मेंशन करेंगे, ठीक। एक इसमें एक कैटेगरी और डाल सकते हैं। एक कैटेगरी क्या हो सकता है, आप ऐसे लिख दो इसको CH2 CH, फिर ऐसा लिख दो ऐसा। और जब ऐसा करोगे तो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन में कौन से नंबर में मेथिल आ रहा है बता सकते हैं आप लोग, 1 2 और सेकेंड नंबर में। इसका जो नाम है ना आइसोब्यूटाइल है, कॉमन नेम आइसोब्यूटाइल नाम है। लेकिन जब IPAC नेम लिखोगे तो 2 मिथाइल हो जाएगा, 2 मिथाइल और प्रोपाइल हो जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपाइल। और जब लॉन्ग हाइड्रोकार्बन सिलेक्शन करोगे तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ये इस जगह पे पोजीशन लिखाएगा। मतलब 10 कार्बन है तो 10 कार्बन यदि 5वें नंबर में जुड़ा है तो ये 5 यहीं पे लिखाएगा, ठीक है, 5 यहीं पे लिखाएगा जो यहाँ पे मैं रखा हूँ। क्लियर है, हो गया जी। अब ये आइसोब्यूटाइल अलग चीज़ है, सेकेंडरी ब्यूटाइल अलग चीज़ है, ये हमको क्लियर हो गया। और इसके बाद एक और तगड़ा बनता है, इसी का एक और पैटर्न बनता है, और ये पैटर्न है आपका ये वाला CH3 और ये CH3। इसको हम बोलते हैं टर्शरी ब्यूटाइल, इसको क्या बोलते हैं, तृतीयक ब्यूटिल बोलते हैं, टर्शरी ब्यूटाइल बोलते हैं। और ये टर्शरी जो ब्यूटाइल होती है, अब इसका नॉमेनक्लेचर करोगे तो क्या हो जाएगा, ये तो पहला कार्बन दूसरा कार्बन तो 2 डाइमेथिल हो जाएगा, 2 डाइमिथाइल और इथाइल हो जाएगा, 2 डाइमिथाइल इथाइल। क्लोज करोगे और यहाँ पे पोजीशन को लिखोगे। किसी को शंका संदेह है, ठीक है जी। हाँ तो थोड़ा सा मैंने डेप्थ में बढ़ा दिया है। क्या जी 2 क्यों होगा, अच्छा 2 नहीं होगा जी, ये 1 होगा, ये 1 होगा ना, सही है, ये 1 होगा, 2 नहीं होगा, इसको सुधार लीजिए, ये 1 होगा क्योंकि पहले ही कार्बन में जुड़ा है ना ये, ठीक है, ये होगा। तो कुछ बेसिक्स और लिख लेते हैं फटाफट, उसके बाद हम रूट वर्ड पे आएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा, बाय द वे यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इफ़ n=5, तो मैं नॉर्मल अलग अलग बात नहीं करूँगा, n=5 में एक और फेमस है बस CH3, ठीक है, ऐसा
इसको बोलते हैं ऐसा करते हैं CH2 CH3 CH3, जो सबसे फेमस है उसको लिख रहा हूँ। इसको बोलेंगे नियोपेंटाइल। इसको क्या बोलते हैं? नियोपेंटाइल ग्रुप, नियोपेंटाइल ग्रुप। ठीक है, इसका नाम तो दे सकते हो आप लोग, क्या दोगे बताओ? 2,2 डाइमेथिल प्रोपाइल, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपाइल। सुन रहे हो मेरी बात? 2,2 डाइमिथाइल प्रोपाइल, ये नियोपेंटाइल, ये ग्रुप है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम डेप्थ में चले गए हैं, बस एक और लिख लीजिए, 2 और लिख लीजिए बस। एक मैं जो कह रहा हूँ वो थोड़ा स्टार बना के लिख लीजिए, क्योंकि ये आपको आएगा तो आप बना सकते हो आप इसको। एक तो CH2 लगा दिए, डबल बॉन्ड CH CH2, तो इसको बोलते हैं हम लोग एलाइल ग्रुप, एलाइल ग्रुप बोलते हैं इसको, एलाइल ग्रुप। देन श्योर। और एलाइल ग्रुप के बाद हम बात कर लेते हैं इसमें एक और ग्रुप। ठीक है, चल दिख रहा है क्या? इसमें हम बात कर लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH2 नहीं होगा, ये CH होगा, तभी तो 4 बॉन्ड बनेगा। तो इसको बोलते हैं विनाइल ग्रुप, विनाइल ग्रुप बोलते हैं इसको। तो अपन एकदम फेमस नाम लिख लिए हैं, और इसमें 2 चीज़ें और लिख लेते हैं जिसको हम कभी डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, इसमें एक और ग्रुप होती है जिसको जनरली हम लोग बोलते रहते हैं, ये इतना बस है, तो हम उसको बोलते हैं फेनिल ग्रुप। क्या बोलते हैं? फिनाइल ग्रुप। और आपके पास ये ऐसा आ गया, ऐसा CH2 ऐसा, तो उसको बोलते हैं बेंजील ग्रुप। यस सर। क्या बोलते हैं? बेंजाइल ग्रुप। ये तो इतनी सारी हम बातें बेंजाइल ग्रुप वगैरह देख लिए। ठीक है, क्लियर हो गया जी? क्लियर है सबको? यस सर। देखो, आज के लेक्चर में हमने थोड़ा सा डिस्कशन चालू कर दिया था और कुछ हम लोग बात कह रहे थे उसको देख लिए। ठीक है, तो अगले लेक्चर में आएंगे ना तो हम लोग IPC नॉमेनक्लेचर सीधा सीधा हम फंक्शनल ग्रुप को लेकर के डिज़ाइन करेंगे। तो मैं आपको एक होमवर्क दूंगा, इतना लिखने के बाद उस टेबल बस को बना लीजिएगा।